जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम फॉर्म टैग के बारे में पढ़ेंगे और जो भी अवेलेबल हमारे पास इनपुट टैग्स हैं उनको देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल बॉडी टैग के अंदर मैंने एक फ़ाइल न्यू क्रिएट की है और उसको मैंने यहाँ पे ब्राउज़र में ओपन भी कर रखा है। अब पहला टैग जो हमने पढ़ना है वो है फॉर्म का टैग। तो सबसे पहले तो आपने फॉर्म ओपन करना है और क्लोज़ कर देना है। फॉर्म टैग के अंदर कुछ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स आते हैं जो कि एक्शन होता है और मेथड होता है। एक्शन में हम उस फाइल का नाम लिखते हैं जहाँ पे फॉर्म सबमिट होगा जब हम सबमिट के बटन पे यूज़र से क्लिक करवाएंगे। और मेथड के अंदर दो ऑप्शंस आती हैं, या तो गेट या पोस्ट। इसको अभी हम थोड़ी सी देर में देखेंगे डिटेल के अंदर। पहले हम इनपुट फील्ड्स देख लेते हैं हमारे पास कौन कौन सी हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर्म के अंदर यूज़र से डाटा लेने के लिए। तो लेट्स से मेरी वेबसाइट पे एक साइन अप फॉर्म है जिसमें मोस्टली यूज़र से उसका यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल लिया जाता है। मीन्स के 3 फील्ड्स हम डाल लेते हैं। तो मैं सिर्फ यहाँ पे लिखूँगा इनपुट टैग। और अगेन ये जो टैग है ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, जिस तरह इमेज का टैग था या BR का या HR का, इस तरीके से इमेज का टैग है। 4th टैग है जो हम देख रहे हैं जो क्लोज़ नहीं होता। इनपुट, अगर आप खाली इनपुट लिख के Ctrl+S दबाएं तो आप देखें यहाँ पे एक फील्ड बनी आ गई जिस पे क्लिक करके मैं टाइप भी कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे अब कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हमें मेंशन करने पड़ेंगे। फर्स्ट वन इज़ टाइप। टाइप के अंदर अगर आप टेक्स्ट लिख देंगे तो इसका मतलब होता है कि इस इनपुट फील्ड में यूज़र नंबर भी लिख सकता है, अल्फ़ाबेट्स भी लिख सकता है और स्पेशल कैरेक्टर्स भी डाल सकता है। और सेकंड एट्रीब्यूट इसके अंदर जो आता है वो है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर इज़ लाइक अ हिंट। तो जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, जैसे ही मैं इसके ऊपर टाइप करना शुरू करूँगा तो वो हिंट रिमूव हो जाती है। जैसे ही मैं इस फील्ड को एम्प्टी करूँगा तो हिंट वापस आ जाती है। नेक्स्ट एट्रीब्यूट जो हमारे पास है वो है नेम का, जो कि बड़ा ज़रूरी है। नेम बेसिकली एक सिग्नेचर है या एक रेफरेंस नाम है इस फील्ड का। अब बेसिकली हम इस फील्ड में, इस इनपुट टैग में यूज़र से उसका नेम गैदर कर रहे हैं, तो हम इसका नेम एट्रीब्यूट में यूज़र नेम लिख देता हूँ मैं। ये जो वैल्यू है ये आप अपनी मर्ज़ी से देंगे, जो चाहे मर्ज़ी दे सकते हैं। लेकिन कुछ रूल्स हैं कि इसकी वैल्यू आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। एंड में नंबर बेशक लगा सकते हैं, स्टार्ट में स्टार्ट नहीं कर सकते। सेकंड, बीच में कोई स्पेस नहीं ऐड हो सकती ऐसे। ना ही कोई आप स्पेशल कैरेक्टर ऐड कर सकते हैं, डॉट या कोमा या माइनस, कुछ भी नहीं ऐड कर सकते। अंडरस्कोर डाल सकते हैं बहरहाल, लेकिन कोशिश यही करें कि एक ही सिंगल वर्ड हो जो आप नेम के अंदर इस्तेमाल करें। अब इसका यूज़ बेसिकली क्या होता है नेम का, ये भी थोड़ी देर में आपको पता चल जाएगा। अच्छा, इसके अलावा आप एट्रीब्यूट इस्तेमाल कर सकते हैं मैक्स लेंथ। मैक्स लेंथ में मैं लिख देता हूँ 8 या चलें 4। जैसे ही मैं Ctrl+S दबाऊँगा, अब मैं अगर इस यहाँ पे 4 से ज़्यादा टाइप नहीं कर सकता। मैं टाइप कर रहा हूँ लेकिन यहाँ लिखा कुछ नहीं आ रहा, तो मैं सिर्फ 4 कैरेक्टर्स यहाँ टाइप कर सकता हूँ मैक्स लेंथ की वजह से। अच्छा जी, ये कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो हम इनपुट टाइप टेक्स्ट के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं। चलें ऐसा करता हूँ, मैं इस पे कुछ हेडिंग भी डाल देता हूँ कि हम यूज़र से यूज़र नेम गैदर कर रहे हैं या उसका फुल नेम गैदर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ टेक्स्ट लिख देता हूँ फुल नेम। फुल नेम टेक्स्ट को थोड़ा सा बोल्ड करना है तो ऐसा करता हूँ मैं स्ट्रॉन्ग टैग इस्तेमाल कर लेता हूँ इसके साथ। ठीक है, अब कुछ बेहतर लग रहा है। नेक्स्ट मुझे एक टैग चाहिए जिसमें मैं यूज़र से उसका ईमेल एड्रेस गैदर करूँ। तो मैं ऐसा करता हूँ, एक स्ट्रॉन्ग टैग लिख के यहाँ पे ईमेल का वर्ड लिखा, उसके बाद इनपुट टाइप ईमेल यूज़ करेंगे। अब अगेन इसमें प्लेस होल्डर, एंटर योर ईमेल एड्रेस। नेम हर फील्ड का देना ज़रूरी है और नेम वही देंगे जो बेसिकली उस फील्ड में हम यूज़र से ले रहे हैं। अपनी मर्ज़ी का वर्ड लिखें लेकिन रिलेटेड टू होना चाहिए जो भी आप यूज़र से गैदर कर रहे हैं। अच्छा, ये क्योंकि सब इनलाइन टैग्स हैं, ये इनपुट भी इनलाइन टैग है, तो इसलिए एक साथ एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं। मैं बीच में BR टैग लगा देता हूँ ताकि ये नेक्स्ट लाइन पे आ जाए। अब लास्ट थिंग जो मैं यूज़र से गैदर करूँगा वो उसका पासवर्ड होगा। इनपुट टाइप पासवर्ड। इनपुट टाइप पासवर्ड लिखने से क्या होगा, मैं यहाँ पे जब कुछ टाइप करूँगा तो वो स्टैटिक की फॉर्म में आएगा। और इसमें भी मैं प्लेस होल्डर लिख सकता हूँ और इसको भी मैं नेम दे सकता हूँ पासवर्ड का।
चलिए जी, 3 फील्ड्स लिखने के बाद ऐसा करता हूँ, मैं एक BR टैग लगा के इस फॉर्म को सबमिट कराता हूँ इनपुट टाइप सबमिट के बटन की वजह से। अब अच्छा, इसके ऊपर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो मैं चेंज करना चाहूँ तो मैं यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर चेंज कर सकता हूँ। ये वैल्यू एट्रीब्यूट हम इन तीनों फील्ड्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं यहाँ लिखूँ वैल्यू एट्रीब्यूट और यहाँ लिखूँ नेम और सेव किया तो यहाँ नेम लिखा आ जाएगा मुझे इस फील्ड पे, जिसे मैं एडिट कर सकता हूँ। तो ऑब्वियसली वैल्यू एट्रीब्यूट का ब्लैंक फॉर्म पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे खाली भी छोड़ सकते हैं या ना ही लिखें, लेकिन बस आपको ये पता हो कि वैल्यू एट्रीब्यूट भी आपके पास एग्जिस्ट करता है। जब आप वो किसी इनपुट फील्ड पे लगाते हैं तो जो उसमें लिखेंगे वो ऊपर आपको लिखा हुआ नज़र आ जाएगा उस फील्ड के अंदर। अच्छा जी, ये 3 फील्ड्स बनाने के बाद अब आप हम देखते हैं एक्शन और मेथड एट्रीब्यूट्स क्या थे, फिर उसके बाद हम कुछ और इनपुट फील्ड्स भी देखेंगे। फर्स्ट वन तो मैंने जैसे आपको बताया कि जब यूज़र इस फील्ड में डाटा डालेगा, इस फील्ड में को फिल करेगा, इस फील्ड को फिल करेगा, यहाँ पे इन तीनों में जब फिल कर देगा और सबमिट के बटन पे क्लिक करेगा तो ये सब डाटा किसी बैक एंड लैंग्वेज पे सबमिट होगा, जहाँ पे इसके ऊपर प्रोसेसिंग होगी किसी भी किस्म की। तो अब जैसे लेट्स से आप फेसबुक की एग्जांपल लें, फेसबुक के होम पेज पे आपको एक साइन अप फॉर्म दिख रहा होता है जिसमें आपसे उसका फुल नेम, ईमेल, पासवर्ड, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, डिफरेंट चीज़ें पूछी होती हैं। उसके बाद जब आप रजिस्टर या साइन अप के बटन पे क्लिक करते हैं तो बेसिकली क्या होता है बैक एंड साइड पे कि वो सारा इन्फॉर्मेशन जो आपने फिल की है वो बैक एंड पे सबमिट होती है, मींस किसी और पेज पे सबमिट होती है। उस पेज पे उस डाटा के ऊपर प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग में बेसिकली क्या होता है, उसको वैलिडेट करते हैं और फिर कहीं ना कहीं सेव करते हैं किसी डाटाबेस के अंदर। तो बहरहाल वो चीज़ तो आगे चल के देखेंगे, लेकिन एक्शन में आप वो पेज का नाम मेंशन करेंगे या वो फाइल का नाम मेंशन करेंगे जहाँ पे आपने फॉर्म को सबमिट करना है। जैसे कि मैंने एक sample.html फाइल बना रखी है, तो मैं ऐसा करता हूँ यहाँ पे उसी का नाम लिख देता हूँ और यहाँ पे मेथड के अंदर गेट या पोस्ट लिखा जाता है, या तो गेट लिखेंगे या पोस्ट कैपिटल के अंदर। अच्छा, गेट लिख के अगर मैं इस फॉर्म में डाटा फिल करूँ और सबमिट के बटन पे क्लिक करूँ तो आप नोट करें कि मैं sample.html पे चला गया हूँ और मेरे पास वो मैसेज भी शो हो गया है जो मैंने sample.html पे लिख के रखा हुआ है, ये देखें। और अगर आप गौर करें तो ऊपर हमें सारी वैल्यूज़ भी प्रिंट हो रही हैं। जैसे कि यूज़र नेम की फील्ड में मैंने क्या लिखा था, टेस्ट। ईमेल एड्रेस की फील्ड में क्या लिखा था, test@gmail.com। और पासवर्ड की फील्ड में भी टेस्ट लिखा था। अब अगर आप मज़ीद गौर करें तो ये जो यूज़र नेम है ये बेसिकली उस फील्ड का नेम एट्रीब्यूट में जो लिखा था ना, ये वो है। इस तरीके से जो ईमेल लिखा हुआ है ये वाला ईमेल है जो हमने नेम एट्रीब्यूट में मेंशन किया था, और इसी तरीके से पासवर्ड भी जो हमने नेम एट्रीब्यूट में मेंशन किया था। तो इससे हमें ये पता चला कि जब हम फॉर्म सबमिट करते हैं, जो कि इस पेज पे सबमिट होता है, जो आपने एक्शन में लिखा होता है, वहाँ पे ये सारी वैल्यूज़ सबमिट भी हो जाती हैं जो यूज़र ने फिल की हैं, और हमें ऊपर एड्रेस बार में नज़र भी आ रही होती हैं, और उनका रेफरेंस क्या होता है जो हम नेम एट्रीब्यूट में भी मेंशन करते हैं। इसलिए नेम एट्रीब्यूट लिखना इंतहाई ज़रूरी है। फर्स्ट स्टेप तो ये है कि जो गेट टाइप होती है, गेट मेथड होता है, उसमें हमें ऊपर वैल्यूज़ नज़र आती हैं। अगर मैं यहाँ गेट की बजाय पोस्ट लिख दूँ और फॉर्म को दोबारा से सबमिट करूँ, वापस जाके यहाँ पे दोबारा इसे सबमिट करते हैं। सबमिट करने पे हम चले गए sample.html पे, लेकिन ऊपर डाटा कोई नहीं गया। एट द एंड जब हम बैकएंड लैंग्वेज पढ़ लेंगे तो हम असल में यहाँ पे PHP की फ़ाइल का नाम लिखेंगे और वहाँ पे डाटा पोस्ट हैंडल कर लेगा। पोस्ट रिक्वेस्ट जो है वो HTML पे सबमिशन नहीं करती, लेकिन फ़र्क गेट और पोस्ट रिक्वेस्ट में ये होता है कि गेट रिक्वेस्ट जब हम लिखते हैं या मेथड के अंदर गेट लिखते हैं तो फॉर्म सबमिट होने पे हमें एड्रेस बार में सारा यूज़र का फील्ड किया हुआ डाटा शो भी हो रहा होता है। पोस्ट में ऐसे नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं गेट रहने दूँ और हम यहाँ पे एक बड़ी मशहूर वेबसाइट है W3 Schools, आपने नाम सुना होगा, तो उन्होंने एक पेज ऑफ़र कराया हुआ है जिसका हम यहाँ नाम लिख सकते हैं, जो कि हमें हेल्प करेगा समझने में कि डाटा सबमिट हुआ है कि नहीं। अब लेट्स से मैंने ये एड्रेस लिखा, मैं यहाँ पे नाम लिखता हूँ test@gmail.com और टेस्ट, और जब मैं रजिस्टर पे क्लिक करूँगा तो आप देखें मैं इस पेज पे सबमिट हो गया हूँ। w3schools.com है और ये एड्रेस मैंने गलत लिख दिया है,
इसे दोबारा चेंज करते हैं ज़रा, और सबमिट करने पे आप देखें कि मैं इस पेज पे सबमिट हो गया हूँ और मुझे सारा डाटा नज़र भी आ रहा है कि यूज़र नेम की फ़ील्ड, जो कि बेसिकली यूज़र नेम क्या है, इसका नेम, इसके अंदर यूज़र ने क्या टाइप किया था, टेस्ट। ईमेल, जो कि बेसिकली ये है, ईमेल की फील्ड में यूज़र ने क्या टाइप किया था, email@gmail.com, test@gmail.com। पासवर्ड बेसिकली ये है, पासवर्ड की फील्ड में यूज़र ने क्या टाइप किया था, टेस्ट। अभी तो फ़िलहाल मैंने W3 स्कूल का URL यूज़ किया है। एट द एंड, लेटर ऑन, जब हम PHP पढ़ना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे अपनी खुद की बनाई हुई PHP फाइल का नाम देंगे, और फिर जब HTML से फॉर्म सबमिट होने के बाद डाटा सारा PHP के पास पहुँचेगा तो उसके ऊपर हम डिफरेंट किस्म की प्रोसेसिंग भी करेंगे। अच्छा जी, अब मज़ीद देखते हैं कि हमारे पास टाइप्स और कौन कौन सी हैं। इतना करने के बाद अब हम कुछ और टाइप्स रीड कर लेते हैं। सबसे पहले तो इनपुट टाइप पासवर्ड के बाद मेरे पास आती है इनपुट टाइप कलर की। मैं लेबल या नाम भी चेंज कर रहा हूँ और यहाँ लिख रहा हूँ इनपुट टाइप कलर। इसमें प्लेस होल्डर इस्तेमाल नहीं हो सकता, लेकिन नेम तो हमेशा हर फील्ड में आएगा। कलर लिखने से मैं यहाँ पे कलर चूज़ करवा सकता हूँ यूज़र से। इसी तरीके से नेक्स्ट फील्ड जो मेरे पास है वो है इनपुट टाइप डेट की, और यहाँ पे हम इसकी हेडिंग भी दे देते हैं, जैसे कि डेट ऑफ बर्थ। नॉर्मली ये इसी सिनेरियो में यूज़ होती है। प्लेस होल्डर नहीं लिखा जाएगा इसका, और नेम में आप DOB लिख दें। बेसिकली डेट ऑफ बर्थ या इनपुट टाइप डेट से हमें कैलेंडर आ जाता है, जिसमें से हम कोई भी साल या मंथ चूज़ करवा सकते हैं। अच्छा, इसमें हम लिमिट भी लगा सकते हैं, जैसे कि मैं कहता हूँ कि मुझे मिनिमम जो है ना, मिन एट्रीब्यूट की मदद से मिनिमम मुझे डेट आपने शो करानी है 2023 का फर्स्ट मंथ और 1 जनवरी। अब आप देखें, मैं अगर ऊपर मूव करना शुरू करूँ, अप्रैल, मार्च, फरवरी, जनवरी के ऊपर मेरे पास एरो नहीं आ रहा। मैंने क्या कहा है, मिनिमम डेट जो है मेरे पास 1 जनवरी तक शो हो, इसके बाद मैं मज़ीद पीछे ना जा सकूँ। इवन कि मैं यहाँ से भी नहीं जा सकता। 2023 मेरे पास लास्ट ईयर है जो मैं चूज़ कर सकता हूँ। मिनिमम के साथ साथ मैं मैक्सिमम वैल्यू भी सेट कर सकता हूँ कि मैक्सिमम डेट में क्या सेलेक्ट कर सकूँ। 2023 की जुलाई हम यहाँ चूज़ करवा लेते हैं। अब देखें, जुलाई से आगे का एरो मेरे पास डिसेबल्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट फील्ड हमारे पास जो है वो है इनपुट टाइप फाइल। जब हमने यूज़र से कोई चूज़ करवाना होता है, कोई फ़ाइल चूज़ करवानी होती है, तो हम यहाँ पे लिखते हैं इनपुट टाइप फाइल। प्लेस होल्डर इसका नहीं होता, और इसका नेम तो ऑब्वियसली होगा। तो इससे हमारे पास इस तरीके का बटन आ जाता है। एक BR ऐड करते हैं ताकि हमारे पास एक लाइन ब्रेक आ जाए। तो इसमें हम यहाँ क्लिक करके यूज़र से कोई भी फ़ाइल चूज़ करवा सकते हैं। अब हम यहाँ पे परमिशन भी डाल सकते हैं कि यूज़र सिर्फ चूज़ कर सके इमेज की फ़ाइल जिसकी एक्सटेंशन हो JPEG। अब देखिए, जब मैं चूज़ करूँगा तो सिर्फ मैं JPEG की फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे देखें JPG लिखा आ रहा है, तो अब मुझे शो भी सिर्फ वही फाइल्स होंगी जो JPEG एक्सटेंशन की होंगी, अदरवाइज़ मैं कोई फ़ाइल चूज़ नहीं कर सकता। इसी तरीके से अगर मुझे इमेजेस चूज़ करानी है लेकिन PNG टाइप की, तो मैं यहाँ PNG लिख दूँगा। अब आप देखें, जब मैं चूज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास PNG फ़ाइल की ब्राउज़र ओपन होगा। मैं सिर्फ PNG फ़ाइल सेलेक्ट कर सकता हूँ, अदरवाइज़ और कोई नहीं। इसी तरीके से अगर मैं चाहता हूँ कि सारी इमेजेस की फ़ाइल, तो मैं यहाँ स्टैटिक लगा सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ सिर्फ वीडियो फाइल यूज़र चूज़ कर सके विद MP4 एक्सटेंशन, तो मैं इस तरह लिख सकता हूँ। अगर मैं कहता हूँ वीडियो फाइल यूज़र चूज़ कर सके लेकिन सिर्फ AVI एक्सटेंशन की, तो मैं ये भी चूज़ कर सकता हूँ। अब आप देखें, यहाँ सिर्फ गोम जो कि AVI एक्सटेंशन है, सिर्फ वही फाइल्स मैं चूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ वीडियो फाइल्स किसी भी एक्सटेंशन की हो, तो वीडियो/स्टैटिक का इस्तेमाल हो सकता है। वीडियो है तो यहाँ ऑडियो भी है और बाकी भी मज़ीद है, ये हम आगे चल के रीड करते रहेंगे। अभी मैं इमेज प्लेस करके नेक्स्ट पे मूव करता हूँ। नेक्स्ट इनपुट फील्ड हमारे पास है जिसमें हम यूज़र से नंबर ले सकते हैं कोई भी। लेट्स से मैं यहाँ यूज़ करता हूँ इनपुट टाइप नंबर, और इसका नेम भी दे दें नंबर, और एक्सेप्ट को रिमूव कर दें। इस फील्ड में हम अल्फ़ाबेट्स टाइप नहीं कर सकते, सिर्फ नंबर टाइप होते हैं। और यहाँ पे अप एंड डाउन का एरो भी आ रहे होते हैं, जिसमें एक का इजाफा और एक की हम कमी कर सकते हैं। इसमें भी अगेन वैल्यू में मिनिमम और मैक्सिमम सेट कर सकता हूँ, जैसे कि मिनिमम वैल्यू 10 है और मैक्सिमम वैल्यू 20 है।
तो अब आप देखें जैसे ही मैं ऊपर का एरो दबाऊंगा मैं 11 से 10 से स्टार्ट हो रहा हूँ और मैं 20 से ऊपर नहीं जा सकता, ना ही मैं 10 से नीचे जा सकता हूँ। तो हम इस तरीके से वैलिडेशन कुछ ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है रेंज, इनपुट टाइप रेंज, और इसमें भी मैं मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मिनिमम ये रेंज आ गई। रेंज एक क्या होता है, एक स्लाइडर होता है जिसमें मैं अभी जो लोएस्ट वैल्यू है ये 10 है, ये 11, 12, 13, 14, 15, 16 से गोज़ ऑन टू 20। मैक्सिमम वैल्यू इसकी 20 है क्योंकि हमने यही मेंशन किया है यहाँ पे। तो एक रेंज जिसमें यूज़र 10 से 20 तक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है URL। हम यूज़र से वेबसाइट का URL भी ले सकते हैं इनपुट टाइप URL की मदद से, और यहाँ पे हम प्लेस होल्डर ऐड कर सकते हैं बेशक। यहाँ पे हम URL गैदर करेंगे। नेक्स्ट मेरे पास जो इनपुट फील्ड है वो है इनपुट टाइप रेडियो। अब रेडियो बड़ी इंपॉर्टेंट फील्ड है, ये अक्सर आपने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखी होगी। जब हम 2 में से या 3 में से या 4 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं तो हम इनपुट टाइप रेडियो का इस्तेमाल करते हैं, और ये मोस्टली जेंडर वगैरह साइन अप फॉर्म्स में जेंडर वगैरह चूज़ करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो अगर आप यूँ लिखें इसे इनपुट टाइप रेडियो और दोनों के नेम सेम कर दें तो अब जेंडर मेल या फीमेल में से कोई एक सेलेक्टेबल होगा। अगर नेम डिफरेंट हो जाएंगे तो दोनों सेलेक्टेबल हो जाएंगे, जैसे जो कि मोस्टली नहीं होता। तो हम इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करवाना चाहते हैं तो हम इस तरीके से दोनों के नेम सेम रख सकते हैं और टाइप में हम रेडियो लिख सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास एक और इनपुट टाइप है जिसका नाम है इनपुट टाइप चेकबॉक्स। नाम से पता चल रहा है जब हमने कोई चेकबॉक्स डालना होता है तो हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि यूँ लिखा होता है एग्री विद ओवर टर्म्स एंड कंडीशंस, और उसके आगे एक चेक बॉक्स सा लगा होता है जिसे हम चेक और अनचेक कर सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो हमारे पास टैग है वो है टेक्स्ट एरिया का इनपुट। अभी तक हमने सिर्फ एक इनपुट टैग पढ़ा है जिसमें डिफरेंट किस्म की टाइप्स आती जा रही हैं। अब जो है हम अलग थोड़ा सा टैग पढ़ने लगे जो कि कहलाता है टेक्स्ट एरिया। तो चलें एक थोड़ी सी हेडिंग में डाल देता हूँ, जैसे कि अबाउट यू, और टेक्स्ट एरिया का टैग आपने लिख देना है यहाँ पे। टेक्स्ट एरिया का टैग ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, अनलाइक इनपुट टैग। तो टेक्स्ट एरिया जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखें मेरे पास एक टेक्स्ट एरिया आ गया, एक प्लेस आ गई जहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, लेकिन इसमें मैं एंटर दबा के इस न्यू लाइन पे भी जा सकता हूँ। जबकि इनपुट टाइप टेक्स्ट या पासवर्ड इन सब में हम न्यू लाइन में नहीं जा सकते। ठीक है, एंटर करने पे फॉर्म ही सबमिट होगा, हम न्यू लाइन पे नहीं जा सकते, लेकिन इसके अंदर हम जा सकते हैं। टेक्स्ट एरिया को हम ऐसे ड्रैग करके इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रोज़ एंड कॉल्स के 2 एट्रीब्यूट्स मेंशन कर सकते हैं। अब अगर मैं कॉलम लिख दूँ 10 और रोज़ लिख दूँ 5 तो आपके सामने इस तरीके की इसकी साइजिंग हो जाएगी। अब कॉलम 10 का मतलब है मैं यहाँ पे 10 टाइम्स ए वर्ड लिख सकता हूँ या कोई भी वर्ड, तो ये 10 कॉलम्स बन गए। और 5 रोज़ का मतलब है मैं यहाँ 5 रोज़ 2 3 4 5 रोज़ लिख सकता हूँ। तो अभी भी इसका साइज़ इंक्रीज़ हो सकता है, तो इसलिए ये एफिशिएंट तरीका नहीं है। ये कोई भी हम इसकी रीसाइजिंग, इसकी साइजिंग फ़िक्स करेंगे जब हम स्टाइलिंग पढ़ेंगे CSS की। तो लेकिन रोज़ एंड कॉल्स आपके पास हैं, इनको आप याद रख लें। नेम हमेशा हर फील्ड का देना है, तो मैं अबाउट के नाम से इसका नेम दे देता हूँ। इसमें भी आप प्लेस होल्डर यूज़ कर सकते हैं, राइट समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो ये इसके अंदर शो भी होगा। ठीक है, थोड़ा सा कॉलम बढ़ा लेते हैं ताकि इसकी विड्थ इंक्रीज़ हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट जो हमारे पास फील्ड है वो है हमारे पास सेलेक्ट टैग। जैसे कि मुझे मल्टीपल कंट्रीज़ में से कोई एक कंट्री चूज़ करवानी है यूज़र से, तो मैं लिखूँगा सेलेक्ट टैग। अब सेलेक्ट टैग भी ओपन भी होता है और क्लोज भी होता है, और इसमें नेम में इसका दे देता हूँ कंट्रीज़। और ये जब
जहाँ पे क्लोज़ हो रहा है उससे पहले इसे एक्सपेंड करके हमने यहाँ पे डिफरेंट ऑप्शंस देनी है। फर्स्ट ऑप्शन मैंने दी पाकिस्तान, सेकंड ऑप्शन दी चाइना और यूएसए। चलें, जैसे ही मैं सेव करूँगा और BRB ऐड कर दें। जैसे ही मैंने सेव किया तो आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन आ गया जिनमें से मैं कोई एक वैल्यू सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो ये सब हमारे पास फील्ड्स होती हैं जिनका हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इनमें से कोई भी आपको रिक्वायर्ड हो, जो आपको प्रोजेक्ट आया है उसके हिसाब से आप उसमें से इन सब में से पिक कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, तो ये सब फील्ड्स आप इनमें से जो सी आपको रिक्वायर्ड हो उसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फॉर्म के अंदर। इसके अलावा हमारे पास कुछ और बटन्स की टाइप्स होती हैं, जैसे कि इनपुट टाइप, रीसेट, और इस पर कुछ भी हमने वैल्यू चेंज करनी है तो हम यहाँ वैल्यू एट्रीब्यूट में रीसेट का वर्ड या कोई भी वर्ड लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, जब मैं फॉर्म फिल कर रहा हूँ लेकिन मैं फॉर्म को रीसेट करना चाहता हूँ तो मैं इस बटन पे क्लिक कर दूंगा तो फॉर्म की सारी वैल्यूज़ दोबारा से रीसेट हो जाएंगी। तो ये हमारे पास टोटल इनपुट टैग्स हैं जिनका हम इस्तेमाल करते हुए यूज़र से फीडबैक या इनपुट ले सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ आ गई होंगी ये सब चीज़ें, और मज़ीद कोई क्वेश्चंस हों तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो से हम थोड़ा सा सेमेंटिक UI की तरफ आते हैं और फिर हम CSS का बाकायदा स्टार्ट करेंगे। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।